चलो देखो इधर, इससे पहले अपना लोग 3 गो टर्म पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री में। कौन कौन सा टर्म, सुनो ध्यान से, बातचीत करना बंद करो अब। पहला सर पढ़ चुके हैं W/W, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं जी? W/W, उसके बाद W/V, सॉरी V/V, V/V, और उसके बाद W/V। ये 3 गो चीज पढ़ चुके हैं। तीनों का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है? परसेंटेज W/W का मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ सोल्यूट अपन वेट ऑफ किसका? सॉल्यूशन गुना 100, ये इसका फॉर्मूला था। इसका क्या हो जाएगा? V/V का वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100 है। वेट ऑफ सोल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। वेट किस में रहेगा? ग्राम में। वॉल्यूम किस में रहेगा? ml में। ml माने मिलीलीटर, हाँ ठीक है। चलो अब आता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है? ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या? टुकड़ा करेंगे पर मिलियन में, 1 मिलियन में। अब अपने लोग निकालने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। नहीं, 10 का पावर 6 ml, ठीक है, या 10 का पावर 6 ग्राम। 1 मिलियन में कितना जीरो होता है? 6 गो। कितना? 6 गो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 ml या फिर 10 का पावर 6 ग्राम, ठीक है। विलियन में घुले विले की ग्राम या ml मात्रा को उस विलियन का ppm कहते हैं। देखो इसका डिफिनेशन लिखाए थे, नहीं लिखाए थे, लिखो। 10 का, हाँ चौथा है, 10 का पावर 6 ml या ग्राम विलियन में, 10 का पावर 6 ml या ग्राम विलियन में, 10 का पावर 6 ml या ग्राम विलियन में घुले विले की घुले विले की घुले विले की ग्राम या ml में मात्रा, ग्राम या ml में मात्रा, ml में मात्रा ppm कहलाता है। ml में मात्रा ppm कहलाता है। ppm बराबर फॉर्मूला लिखो, ppm बराबर विले का भार, विले का भार बटे विले का भार बटे विलियन का भार या आयतन बटे विलियन का भार या फिर आयतन, विलियन का भार या आयतन। भार कौन चीज में रहेगा? हमेशा ग्राम में। आयतन किस में रहेगा? ml में, गुना 10 का पावर 6 हो जाएगा ppm का। ये तुम्हारा हो जाएगा फॉर्मूला। डेली का डेली साफ करना पड़ेगा। आज तो इहो पे झाड़ू नहीं लगाया था। सर लगाओ, 1.5 लाख लेता। ये लिख लो, उसके बाद एरो मार्कर के जो 2 गो पॉइंट लिखा हुआ ये पॉइंट लिख लो। ppm का प्रयोग बहुत कम सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए होता है। ppm का प्रयोग बहुत कम सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए होता है।
चलो समझो इस बात को। 10 का पावर 6 का मतलब सर क्या होता है? 1 मिलियन। अब देखो 1 मिलियन ml आयतन है। कितना ml है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख मिलीलीटर। ठीक है, आयतन में कितना ज्यादा विलेय घुला हुआ है। मतलब जैसे 1 लीटर चाय बना है, 1 लीटर क्या बना है? चाय। तो उसमें हो सकता है 250 ग्राम चीनी घुला हुआ हो। समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? होगा ना, 1 लीटर चाय है तो 1 पौवा चीनी तो जरूर होगा उसके अंदर, होगा। 250 1 लीटर चाय में 250 ग्राम चीनी की मात्रा घुली हुई है, ऐसा समझ। 10 लाख लीटर चाय है, उसमें कितनी ग्राम चीनी की मात्रा घुली हुई होगी? तो वो 10 लाख का जो कंपेयर करते हैं, बहुत में ये तो हो गया, क्या चीज करेंगे? बहुत कम सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, जिसकी सांद्रता बहुत कम होता है। मतलब क्या है? तो 10 लाख लीटर, उसमें घुला हुआ बहुत कम होगा। तो जब बहुत कम सांद्रता प्रदर्शित करने के लिए किसका हम लोग उपयोग करेंगे? पीपीएम का। अभी तक क्या था? नॉर्मल में 1 लीटर वाला था, उसमें 200 ग्राम चीनी घुला हुआ था। नॉर्मल निकालते थे W/V W/W इस तरह से निकालते थे। लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, क्या चीज? सोल्वेंट। सोल्वेंट की मात्रा बहुत ज्यादा और सोल्यूट की मात्रा बहुत कम, तो उस समय जो हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोल देंगे? पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। समुद्री जल में O2 की सांद्रता 5.8 ppm होता है। पीएम का मतलब क्या हो गया? 5.8 ppm का मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब कितना? 10 लाख लीटर, जो भी कुछ होगा विलियन, समुद्री जल 10 लाख लीटर। अगर तुम मिलीलीटर, 10 लाख मिलीलीटर समुद्री जल में 5.8 ग्राम, 5.8 ग्राम क्या चीज मिला हुआ रहेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कितना ग्राम रहेगी? 5.8 ग्राम। कितना ग्राम? 5.8 ग्राम। मतलब इसको इसीलिए बोले, सबसे पहले विलेय का भार ग्राम में है ना? ऑक्सीजन इसका विलेय है। अभी यहाँ पे देख रहा क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ क्या है कि समुद्री जल में O2 की सांद्रता 5.8 ppm होती है। समुद्र का जल खारा होता है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 5.8, लेकिन जब तुलना कर दिया पीपीएम, मतलब क्या? 1 मिलियन, अगर हम लोग मान के चलेंगे 1 मिलियन लीटर समुद्री जल है, वह मिलीलीटर समुद्री जल है, तो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो मात्र 5.8 ग्राम है। है कि यहाँ क्या है? विलेय का भार ग्राम में, और बिलियन का भार या आयतन कौन चीज में? मिलीलीटर में। तो ये अगर 1 मिलियन है, 10 का पावर 6, देख इधर, ये अगर 10 का पावर 6 है और 10 का पावर 6 से गुना करोगे तो यह कितना विलेय का भार आ जाएगा? वही भार ना आएगा जो देल है 5.8 ग्राम, वही ना आ जाएगा। इसीलिए इसका ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 5.8 ग्राम। समझ में आया ये बात? समझ में आया? पार्ट्स पर बिलियन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 3.5 गुना 10 का पावर -3 विलियन में, कुछ छूट तो नहीं गया क्वेश्चन में? पार्ट्स पर मिलियन, हाँ। किसी पदार्थ के ग्राम, यहाँ छूटल है, देख रहा है? बोले ना कुछ छूटल है, ग्राम। किसी पदार्थ के 3.5 गुना 10 का पावर -3 ग्राम, कोमा 1 केजी विलियन में उपस्थित है, कोमा 1 केजी विलियन में उपस्थित है। इस विलियन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात करें। मतलब क्या कर रहा है? किसी पदार्थ का जो होगा 3.5 गुना 10 का पावर -3 ग्राम, क्या चीज? क्या चीज? ये तुम्हारा विलेय हो गया, सोल्यूट। इतना सोल्यूट जो है वह 1 केजी विलियन में उपस्थित है। कितना में? 1 केजी विलियन में उपस्थित है। अभी तक में क्या होता था? ये हो गया नॉर्मली, अब हमको उसको पीपीएम में व्यक्त करना है। 1 केजी कौन चीज हुआ? वेट ऑफ सोल्यूट हुआ, सॉल्यूशन हुआ, बोलो हुआ। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना केजी? 1 केजी। और इसमें जो वेट ऑफ सोल्यूट देल है वो कितना ग्राम देल है? वेट ऑफ सोल्यूट 3.5 गुना 10 का पावर -3 ग्राम, क्या ऐसा दिया हुआ है? अब हमको कर रहा है इसको पीपीएम में तुम व्यक्त करके दिखाओ। कौन चीज में व्यक्त करना है तुमको? पीपीएम में व्यक्त करना है। हाँ, तो इसको ग्राम में बदल लो, वेट ऑफ सोल्यूशन को। कितना ग्राम हो जाएगा? 1000 ग्राम। हाँ हाँ, 3.5 पीपीएम आएगा, 3.5 पीपीएम आएगा, सही है। ठीक है, तो सर इसका मतलब क्या हो गया? अब अपने लोग इसको जब पीपीएम में व्यक्त करेंगे तो पीपीएम में व्यक्त करने का फॉर्मूला क्या चीज आएगा? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है सर? 3.5 गुना 10 का पावर -3 है।
कितना है 3.5 गुना 10 का पावर -3, और विलियन का भार कितना देगा ग्राम में 10 का पावर 3, और गुना कितना से करेंगे 10 का पावर 6 से करेंगे। करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत? 10 का पावर 3 कट जाएगा, 10 का कहाँ किसको 1 kg दिया है तो इसको ग्राम में चेंज करेंगे। देखो यहाँ लिखे हैं फॉर्मूला में, या तो ग्राम में भी हो सकता है या फिर किस में हो सकता है, ml में भी हो सकता है। तो विलियन का भार यहाँ दे ना वेट ऑफ सोल्यूट, ये तो ग्राम में, वेट ऑफ सोल्यूशन यहाँ ग्राम में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। समझा कि नहीं समझा? इस अनुसार से 10 का पावर 3 हो गया तो 10 का पावर 3 -3 कट जाएगा। पीपीएम के मात्रा में कितना पीपीएम बन जाएगा? 3.5 पीपीएम हो जाएगा, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन के टर्म में 3.5 पीपीएम हो जाएगा का आंसर, ठीक है। देखो ना फास्टली। यहाँ पे हाँ तो जुटेगा तभी तो जीरो होगा, 3 में से 3 गया तो जीरो। एक बात जान रहा है ना, फिजिक्स में भी मैथ, केमिस्ट्री में भी मैथ, मैथों में मैथ, कहीं नहीं मैथ छोड़ेगा तुमको। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, मैथ का कहना है। तुम हमें छोड़ने का कोशिश करोगे, हम तुमको उतना पकड़ेंगे पीछे पीछे। तो चीज है, मैथ बेवफा नहीं है, हमेशा साथ धरे रहता है। इसको भले से को हम तुमको नहीं बनाएंगे, फिर भी कहेगा हम तो बनाएंगे। तो मैथ से नफरत है, पता नहीं, पढ़ाई से जरूर नफरत होगी। तो मैथ से नफरत है तो पढ़ाई से नफरत हो ही जाती है, ताकि हर जगह मैथ घुसा हुआ है, हर जगह मैथ घुसा हुआ है। जब तक मैथ नहीं पढ़ोगे तब तक समस्या आती रहेगी, दिमाग चलेगा ही नहीं तो मन लगेगा ही नहीं पढ़ने में। चलो अब अपने से बनाना सर। H2O का मोलर तरह बन रहे 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 1, तो को बोले थे 11th क्लास में हम फिर पढ़ाएंगे। एक मोल बराबर कितना होता है बता जल्दी। एक मोल बराबर 6.022 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल्स कण होगा। होगा मतलब अगर एक मोल कण कहीं पे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इतना कण होगा। 12.022 गुना 10 का पावर 23 कण होगा। कहीं पे लिखा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इतना इलेक्ट्रॉन होगा। 6.022 गुना 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे मानकर चलो, मोल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बताए थे? मोल का इस्तेमाल छोटे छोटे कणों की मात्रा जब बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो, इस चीज को व्यक्त करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मोल का इस्तेमाल, ठीक है। अब देखो, अब तू लोग के लिए एक बात आने वाली है, मोलर द्रव्यमान किसको कहते हैं ये बताओ। सबसे पहले ये लिख लो, हेडिंग डाल करके नीचे में लिखो स्टार हैशटैग मारो, और ये लिखो 1 मोल बराबर इतना पार्टिकल्स। मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 मोल बराबर 6.022 गुना 10 का पावर 23 अणु या फिर परमाणु या फिर आयन, कुछ है अणु परमाणु आयन, अभी कर यही ना है 3 गुरे, अभी कर अणु परमाणु या फिर आयन, एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन। यस सर, यस, ठीक है। उसके बाद लिखो मोलर द्रव्यमान का डिफिनेशन लिखो, मोलर मास, मोलर मास का डिफिनेशन लिखो। मोलर मास क्या होता है? मोलर द्रव्यमान यानी मोलर मास का डिफिनेशन लिखने का प्रयास करो। मोलर मास क्या होता है? मोलर द्रव्यमान देखो,
एक मोल परमाणु या अणु या आयन के द्रव्यमान को, एक मोल अणु या एक मोल अणु या आयन, अणु या आयन या परमाणु के द्रव्यमान को, या परमाणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। एक मोल अणु या आयन या परमाणु के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। के बाद हेडिंग अथी पॉइंट बना करके लिखो, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान एवं परमाणु 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 द्रव्यमान मान का अनुभार सेम होता है। भार सेम होता है। भार सेम मन बराबर होता है। अब सुनो ध्यान से इस बात को क्या बोलना चाह रहे हैं। मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है सर? एक मोल परमाणु का द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर द्रव्यमान। चाहे एक मोल परमाणु लेंगे, एक मोल अणु लेंगे, एक मोल आयन लेंगे, कुछ भी लेंगे। ठीक है। एक मोल चावल का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? चावल भी तो एक मोल हो सकता है, काहे कि वो भी बहुत छोटा छोटा होता है। एक बोरा चावल के एक मोल नहीं होगा? हो सकता है ना। एक बोरा चावल का कण एक मोल हो सकता है। हमारे तुम लोग के पास बहुत सारा बाल है, बाल को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं ना। इसका मतलब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, तो हम लोग मोल में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा मोलर का द्रव्यमान। क्या चीज? एक मोल अणु या फिर आयन या फिर परमाणु के द्रव्यमान को क्या बोलेंगे बुआ? मोलर का द्रव्यमान। के बाद मोलर द्रव्यमान का एवं परमाणु द्रव्यमान का अनुभार दोनों क्या होता है? बराबर होता है। मोलर द्रव्यमान क्या होगा? वही न होगा जितना परमाणु का द्रव्यमान होगा। जितना परमाणु उतना ही ना मोलर मोल होगा। इसका मतलब सर मोलर का द्रव्यमान हो चाहे परमाणु का द्रव्यमान हो, दोनों का जो अनुभार होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अनुभार का मतलब एटॉमिक वेट। ठीक है। ये सेम हो जाएगा। उसके बाद ये प्रश्न बनाओ तुम लोग, H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। सर सबसे पहले आप ये बताइए, H2O का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने से पहले इसमें क्या वो अणु शामिल है? क्या वो अणु है? हाइड्रोजन का कितना अणु है इसमें? 2 गो। ऑक्सीजन का कितना अणु है? 3 गो। तो अनुभार निकालो पहले इसका। एक गो है हाइड्रोजन। H2O का अनुभार, एटॉमिक वेट, अनुभार कितना हो जाएगा सर? 2 गो हाइड्रोजन है प्लस 1 गो क्या चीज है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 2, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 16 है। क्या को दिए हैं? तो एक होता है 2 + 16 कितना हो गया सर? 18। क्या हो गया? 18 हो गया इसका अनुभार। अब हमको इसमें मोल की संख्या निकालना है। क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? अच्छा, अब जो मोल की संख्या निकालेंगे तो कुल भार बटे परमाणु का भार होता है। फॉर्मूला मोल की संख्या 11th क्लास का पढ़ा था। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था? गिवेन वेट बटे टोटल वेट। याद करो, गिवेन वेट बटे टोटल वेट। हिंदी में तो लोग बोलेंगे तो दिया गया वजन बटे कुल वजन। हम इस सबको अंग्रेजी में याद कराए थे, याद कराए थे ना कि अंग्रेजी में थोड़ा सा ज्यादा याद रहता है। ठीक है। तो गिवेन वेट कुल भार टोटल कितना देला? गिवेन वेट कितना ग्राम देला जी? H2O का 18 ग्राम। ठीक है। उसके बाद होता कितना है? होता कितना है? होता भी तो 18 ही है ना। अणु या परमाणु का भार कितना होता है? 18 होता है। इसका मतलब ये कितना मोल हो जाएगा सर? 1 मोल। कौन सा 16 लिखे? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, द्रव्यमान 16 लिखे।
फिर तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 ग्राम कैल्शियम में मोल की संख्या बताए। अब बताओ तुम लोग, कैल्शियम में 80 ग्राम कैल्शियम है ना, तो टोटल वेट कितना देल है जी? टोटल वेट 80 ग्राम देल है। 80 ग्राम मतलब इसको गिवेन वेट कह सकते हैं, गिवेन वेट 80 ग्राम, गिवेन वेट 80 ग्राम। और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, अनुभार, कैल्शियम का अनुभार कितना होता है, 40 ग्राम। तो मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला, मोल की संख्या गिवेन वेट अपॉन, गिवेन वेट मतलब दिया गया वेट अपन में एटॉमिक वेट मतलब अनुभार इसका, ठीक है। गिवेन वेट कितना देला है सर, 80 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना देला है, 40 ग्राम, अर्थात 40 दूना 80 कट जाएगा, अर्थात कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल। फास्टली, इसमें तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए मोल का ऑलरेडी। हो गया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोग अपने मन से बनाओ। 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए। कौन क्या आंसर दे, पांच मोल आंसर आएगा, निकालो जल्दी फास्ट में। चलो नेक्स्ट देखो क्या चीज है, इसका आंसर कितना होगा जी, 90 ग्राम जल है, गिवन वेट कितना दिल है, 90 ग्राम। एटॉमिक वेट कितना होता है, 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपन एटॉमिक वेट, अर्थात सर 90 अपन 18, 90 ग्राम अपन 18 ग्राम, ग्राम ग्राम कट गया, 18 कितना मोल हो जाएगा, 5 मोल। चलो आंसर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है अपने लोग का टॉपिक, हेडिंग डालो मोल अंश क्या होता है, हेडिंग डालो मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। मोल अंश या फिर मोल प्रभाज, अंग्रेजी होता है इसका मोल फ्रैक्शन। लिखो, किसी भी विलियन में, आंसर लिखो, किसी भी विलियन में, किसी भी विलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज, घटक का मोल प्रभाज, किसी भी विलियन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा घटक के मोलों की संख्या तथा घटक के मोलों की संख्या तथा उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, तथा विलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है, मोलों की संख्या का अनुपात होता है, मोलों की संख्या का अनुपात होता है।
है। अब इसमें लिखना चाहता मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाता तो लिखो नहीं। अब इसके बाद लिखो मोल अंश को सूचित कैसे करते हैं। मोल अंश को x से सूचित किया जाता है, x किया जाता है, x किया जाता है। मोल अंश को किस करेंगे, x से किया जाता है। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। आगे लिखो, अब आगे लिखो, हैशटैग डाल करके लिखना। माना कि माना कि 1 बिलियन में 1 बिलियन में 1 बिलियन में मोलों की संख्या माना कि 1 बिलियन में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। देखो इतना देर के बाद अभी एगो गलती हुआ है, उसके चलते इतना। माना कि 1 बिलियन में विलय के मोलों की संख्या। अरे इंसान है, मिस्टेक होना आम बात है। तो एक गलती पे तो लोग इतना अथी करता है। जो तू बोला ना, बहुत बड़ी बात। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा लिखा देते हैं उसके बारे में। अभी फॉर्मूला जो लिखाएंगे तो फॉर्मूला से पहले कुछ टर्म क्या क्या चीज है वो बता रहे हैं। माना कि 1 बिलियन में विलय के मोलों की संख्या स्मॉल एन तथा तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है, तथा विलायक के मोलों की संख्या विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है। विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन है। एगो स्मॉल एन है तो एगो कैपिटल एन है। कुल मोल की संख्या कितना हो गया? कौन सी मोल अंश या मोल प्रभाज? अभी बता रहे हैं ये फॉर्मूला मोल अंश बराबर क्या होता है, उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, इसका भी जरूरत है। ठीक है, वो बताते हैं तब कुछ कोई डाउट होगा तो विलय की संख्या नहीं नहीं अनुपात उसका डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। अभी क्या होगा रुको न बताते हैं, तब हम समझा देंगे, तब पूरा डाउट नहीं बचेगा। अभी इसमें कुल मोल की संख्या कितनी हो गई? कुल मोलों की संख्या कितनी हो गई? n प्लस n। देखो अनुपात किसका होता है, सुनो ध्यान से। सिर्फ 1 बिलियन ले लेते हैं n विलय, जैसे विलय का अनुपात, विलय बटे कुल अनुपात n प्लस n, ये हो गया तुम्हारा मोल प्रभाज। अब सिर्फ विलय और सिर्फ इन दोनों का अनुपात नहीं कि कैपिटल एन बटे स्मॉल एन को बोलते हैं मोल प्रभाज, नहीं। या तो विलय बटे विलियन का अनुपात जो भी होगा, या फिर विलायक बटे विलियन का अनुपात। अब लिखा रहे हैं कैसे कैसे करके लिखाते हैं, दिखा देते हैं, फिर से खुद से पढ़ना तब समझ में आ जाएगा एक बार। ठीक है, चलो ये लिख लिया कुल मोलों की संख्या n। अब लिखो तुम विलय का मोल प्रभाज, नीचे से लिखना। अब नीचे से लिखना, अब नीचे से लिखना विलय का मोल प्रभाज को हम लोग कह देते हैं, विलय का मोल प्रभाज को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, x2 बोल देते हैं। ठीक है, x2 का मतलब हो गया विलय का मोल प्रभाज। जब पूछने का बारी आया सीधा बोलेंगे विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या बटे विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन के मोलों की। अच्छा एक बात बताओ, विलय की मोल अभी कितना माने थे, छोटा एन की बड़ा एन? छोटका एन, तो डायरेक्ट हो गया एन बटे देखो छोटा एन प्लस बड़ा एन। हिंट से भी बताए थे, देखो अगेन वही चीज, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया x2 का, विलय के मोल प्रभाज का।
लिखा विलेय का मोल प्रभाज x2। अब लिखो तुम लोग विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज x1, विलायक का मोल प्रभाज लिखो, विलायक का मोल प्रभाज x1 क्या हो जाएगा बउआ? सबसे पहले किसकी संख्या ऊपर में? विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के मोलों की संख्या, बट्टे विलयन के मोलों की संख्या। तो विलायक का मोल कितना था रे बुआ? विलायक का मोल कितना था? बड़का एन था ना, बटे टोटल एन प्लस एन, ये हो गया तुम्हारा x1 है ना। बड़का एन दिया है ना, छोटा एन था नहीं, यहाँ था छोटा एन। देखो ना विलय के मोल की संख्या निकालो पीछे, देखो किसको माने थे? विलायक का मोल बड़का एन है, विलय का मोल छोटका एन है, विलय का मोल छोटका एन है, विलायक का मोल बड़का एन है। ठीक है, अब देखो इसमें मजेदार टिप्स क्या आती है चीज लिखने के बाद। मोल प्रभाज जो होगा हमेशा एक के बराबर होगा। मतलब क्या सर? इसका सम, इसका सम, दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो वह हमेशा एक के बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो लोग लिख लो कि मोल प्रभाज का योग हमेशा एक होता है। एरो मार करके लिखो, या बढ़िया से हैशटैग या नोट करके लिख लेना, या फिर नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लो कि मोल प्रभाज का योगफल हमेशा एक होता है। मोल प्रभाज का योगफल हमेशा एक होता है। मोल प्रभाज का योगफल हमेशा एक होता है। मोल प्रभाज का योगफल हमेशा क्या होता है? एक होता है। इसका मतलब सर x1 प्लस x2 बराबर 1 हो जाएगा। बोलो x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसा होगा? बोलो जी होगा। अगर हमको x1 का मान लिखना है अब, तो क्या हो जाएगा? इसको 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, बोलो आसानी से। फिर x2 का मान लिखना रहेगा तो 1 माइनस x1 लिख सकते हैं, बोलो यहां तक लिख सकते हैं। तो अगर हम अपने लोगों को पानी पी, चलो x1 को ऐसे लिख सकते हैं, x2 को ऐसे लिख सकते हैं। चलो अब देखो क्या करते हैं। अब सर अगर x1 प्लस x2 बराबर 1 होता, पहले इसको भी लिख लो इस तरह से। x1 को ऐसे लिख सकते हैं, x2 को ऐसे लिख सकते हैं, x1 x2 को ऐसे लिख सकते हैं, तीनों टर्म लिखो, तीनों टर्म लिखो। ठीक है, उसके बाद अब आती है मजेदार की बारी। मजेदार बारी क्या आती है सर? x1 प्लस x2 बराबर 1 है, x1 को क्या लिख सकते थे? n बटे n प्लस n, और इसको क्या लिख सकते थे? कैपिटल N बटे n प्लस n, बराबर में क्या हो जाएगा? 1। क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा बोलो, तो हम लोग प्रूफ डब कर देंगे। n प्लस n बटे n प्लस n काट खुट के 1 बराबर 1, अर्थात प्रूफ हो गया। 1 कैसे आया पता चला? कैसे आया 1 पता चला? दोनों को जोड़ देना, 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये 1 के बराबर होता है मोल प्रभाज। जब भी मोल प्रभाज पूछेगा शुरू से अभी तक जितना लिखा है सब छाप देना। हम बोलते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम पूछे तो हमको उसका पूरा खानदान बता दो, बार तब एक विद्यार्थी। हम पूछेंगे एक ही चीज, हम कोनो टॉपिक देंगे ना, मेरे पास तुम सारा जानकारी दो। कुछ भी पूछे ना एक टॉपिक के बारे में, अब तुम्हारा यही जानना चाहते हैं कि तुम कितना जानता है, और एग्जामिनर भी वही जानना चाहता है कि बच्चा कितना जानता है। एग्जामिनर एग्जाम क्यों लेगा? इसी वजह से लेता है ना कि तुमको जानना चाहता है कि तुम कितना जानते हो। एससी और का एग्जाम में क्या टॉपिक, क्या तुम कितना जानता है, पूरा जितना जीवन भर पढ़ा है सब लिखो।
क्या लिखते हो? वैसे तुम डीएम आईएएस आईपीएस बनता है वैसे बनता है। तो क्या बोले 18 घंटा बैठने का आदत है आदत तो बैठो तब बनेगा। एक डॉक्टर अगर भर दिन काम करता है तो भर दिन बैठे रहता है, देखा होगा। आदत पहले बनाया है नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए बैठने का 14 घंटा 15 घंटा, तब आज वो 14 घंटा बैठ करके काम कर रहा है। अधिकारी सब डीएम सब बैठल रहता है कुर्सी पे, सारा काम करता है। जिसको आदत नहीं बैठेगा देह हाथ दर्द कर, सबको देह हाथ दर्द करेगा। अरे आदत बनल है, जब तैयारी कर रहा था तब ये से बैठते आ रहा है इतना घंटा, इसलिए आज ड्यूटी भी कर रहा है तो उतना देर बैठना आम बात हो जाती है। आदत मैंने रखता है, बहुत चीज मैंने रखता है। जो चीज तुम आज नया नया, जैसे भी तुम नया नया सवाल कर रहे हो, कोई नया लाइफ में प्रॉब्लम है उसको कैसे झेलेगा। आज जैसा तुम सवाल को झेल पाता है, सवाल से डर लगता है, आज नया सवाल आता है थोड़ा डर लगता है। ऐसे ही लाइफ में नया प्रॉब्लम आता है तो डर लगता है, इसको कैसे करे इसको कैसे करे। वही चीज पढ़ाई लिखाई, लोग कहता है पढ़ लिख के क्या होता है, बहुत कुछ होता है, दिमाग पढ़ाई लिखाई से डेवलप होता है। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो दूसरा काम करता है, उसका दिमाग उतना तेज काहे नहीं होता। और जो देखा होगा पढ़ाई लिखाई फील्ड में उसका दिमाग बहुत तेज होता है, काहे होता है? कहा है कि उन्होंने उसके ऊपर टाइम दिया है, अपनी पढ़ाई के ऊपर नया चीज सीखने के ऊपर टाइम दिया, इसलिए उसका दिमाग ज्यादा विकसित है। सीधी बात यह है, सीधा कंसेप्ट यही है। खत्म हो जाएगा। हम सवाल दे देते हैं। एक क्वेश्चन है, बना करके दिखाओ। पिछला वाला क्वेश्चन भी था वो। चलो बनो तो। क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। यदि 80 ग्राम NaOH को 180 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाए। सबसे पहले देखो किसका है ये NaOH। NaOH तुम्हारा क्या चीज हो गया, सोल्यूट हो गया, विले बोलो दीदी 80 ग्राम हो गया ना। इसको इसको 180 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है, अर्थात H2O तुम्हारा सोलवेंट हो गया। विलायक कितना ग्राम, 180 ग्राम। अब बताओ विलयन का कुल द्रव्यमान कितना होगा। विलयन का द्रव्यमान 180 प्लस 80 कितना हुआ जी, 264, 260, 260 ग्राम हो गया कुल। हमको निकालना किसका है, NaOH तथा जल का। मतलब सबसे पहले NaOH का मोल अंश मतलब X1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो NaOH का मोल अंश निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर में NaOH का द्रव्यमान बट्टे कुल द्रव्यमान हो जाएगा। NaOH का कितना द्रव्यमान है 80 बट्टे कितना 260, यही इसका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन होगा ना, मोल प्रभाज, ठीक है। उसके बाद H2O का मोल प्रभाज निकालो, H2O का मोल प्रभाज निकालो। तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकता है, कैसे करके 1 में से घटा देना तो निकल जाएगा। बोलो बोलो बोलो, 1 में से घटा के निकल सकता है, निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। इसका मतलब इसको घटाओगे तो ये 180 बटे 260 आ जाएगा, और नहीं तो फॉर्मूला भी लगा करके 180 बटे 260 ही आता। समझा आप, फॉर कंसेप्ट लिख लो लिख लो लिख लो। अब तुम एक चीज समझो, ये जो चीज तुम निकाला है ये तुम्हारा मोल निकला है क्या, ये तुम्हारा मोल निकला है अभी, ये तुम्हारा मोल नहीं निकला है, ठीक है। एक चीज पहले तुम मोल निकालो, इसका मिस्टेक किया है तुम लोग, पहले मोल निकालेगा तब ना। जैसे NaOH दिया है कितना ग्राम, 80 ग्राम। रुक जाओ 1 मिनट, फिर से इसको हम ट्राई करते हैं। रुको ना, सर सुर नहीं करो, शांत रहो। अच्छा रुको न रे धर पर अब। अच्छा नहीं ठीक है, फेयर ही बना रहा, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा ध्यान मेरा भटक गया है, इसलिए। कहाँ नहीं गया, कहीं तुम ही लोग के पास था, लेकिन फुलो फुलो में तुम ही लोग के साथ हम भी पह गए, ठीक है। सबसे पहले देख 80 ग्राम NaOH देल है, कितना ग्राम मोल मौजूद है NaOH, कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल किसका, NaOH का। कितना मोल होगा NaOH का बताओ, 80 ग्राम है। कुल वेट इसका कितना होगा, ये गिवन वेट है, कुल वेट कितना होगा NaOH का, NaOH का कुल वेट कितना होगा निकालो। NaOH 17 23 होता है, ऑक्सीजन 16 1 17 40 ग्राम होगा। अर्थात सर ये कितना मोल मौजूद है, 2 मोल तुम्हारा क्या मौजूद है NaOH, कितना मौजूद है जी,
2 मोल तुम्हारा NaOH मौजूद है। उसके बाद H2O कितना मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना है, में कितना दे 180 ग्राम दे ना, और होता कितना है, कितना मोल हो गया, 10 मोल। कितना मोल, 10 मोल, अर्थात सर 10 मोल पानी है और 2 मोल क्या चीज है, NaOH है। अब तू लोग बताओ, अब यहाँ से नंबर ऑफ मोल की संख्या निकालेगा ना, मोल प्रभाज मतलब पहले मोल तब आगे का कंसेप्ट, तभी तुम लोग के साथ हम फिर फ्लो में बह गए उधरे। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितना होगा, टोटल 10 + 2 कितना मोल, 12 मोल। अब अगर तुम हमको कहेगा पानी का मोल प्रभाज निकालने के लिए 2/10 होगा, 2/12 होगा, बोलो रे, पानी का कितना होगा, 10/12, तो 10/12 हो गया। तो दूसरा कौन चीज है, दूसरा NaOH का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा तब, 2/12, इसको घटा भी देगा 1 में से तो भी उतना ही आएगा, 1/6 आ जाएगा, हो गया। देखो है, एक क्वेश्चन और है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एथिलीन ग्लाइकोल आगे HW करके लाना घर से, जो घर नहीं जाओ अभी, क्लास खत्म करते हैं। मतलब लिखना है, HW है, लिख करके ला देना यार तू।